एक नई और बेहद दिलचस्प गहरी चर्चा में स्वागत है। आज जिस विषय पर बात होने वाली है ना, उसने डिजिटल दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, और आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो अडोबी फोटोशॉप डिटेल्ड नोट्स पर आधारित हैं। बिल्कुल। और इस गहरी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत ही सीधा सा है। इस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को या इस भारी भरकम टूल को एक कहानी की तरह समझना है। क्योंकि देखा जाए तो फोटोशॉप आज सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम तो रह नहीं गया है, ये एक एक्शन बन चुका है, एक क्रिया बन गया है। सही कहा। मतलब आम बोलचाल में कितनी बार सुनने को मिलता है कि अरे ये तस्वीर तो फोटोशॉप लग रही है। हाँ, एग्जैक्टली। हर एडिट की भी फोटो को लोग फोटोशॉप ही बोल देते हैं। चलिए इसको खोल कर समझते हैं कि एक आम शब्द वाली बन चुका ये टूल आखिर काम कैसे करता है। अगर इसके शुरुआती दौर पर नजर डालें तो फोटोशॉप को 1988 में थॉमस और जॉन क्नॉल नाम के दो भाइयों ने बनाया था। और फिर 1990 में एडोबी सिस्टम्स ने इसे ऑफिशियली रिलीज कर दिया था। हाँ, और वहां से लेकर आज तक ये दुनिया का सबसे डोमिनेंट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर बन चुका है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फोटोशॉप का कोर फंडामेंटल फाउंडेशन आखिर है क्या। असल में ये एक रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। रास्टर, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है। इसे थोड़ा आसान करके बताएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि रास्टर का सीधा सा मतलब है पिक्सल बेस्ड। जब किसी भी आम डिजिटल तस्वीर को बेहद करीब से यानी बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाता है ना, तो उसमें छोटे छोटे चौकोर या स्क्वायर डब्बे दिखाई देते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे बॉक्सेस जो दिखते हैं जब फोटो फटने लगती है। बिल्कुल। इन्हीं छोटे डब्बों को पिक्सल्स कहा जाता है और फोटोशॉप इन्हीं लाखों करोड़ों पिक्सल्स को अलग अलग रंग देकर एक पूरी तस्वीर का निर्माण करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे छोटे रंगीन टाइल्स को जोड़कर एक बड़ी मोज़ाइक पेंटिंग बनाई जाती है। अच्छा, मोज़ाइक पेंटिंग वाला उदाहरण बहुत सटीक है। एक हाई डेफिनेशन तस्वीर में ऐसे करोड़ों डेटा पॉइंट्स होते हैं और ये सॉफ्टवेयर इन करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक साथ कंट्रोल करने की बेजोड़ ताकत देता है। रास्टर्स और पिक्सल्स की लिमिट तो चलिए समझ आती है, पर अगर किसी डिजाइन में बिल्कुल शार्प लाइंस चाहिए हो जो जूम करने पर फटे नहीं, तो क्या वहां ये सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है? क्योंकि सिर्फ पिक्सल्स पर निर्भर रहना तो एक रुकावट बन सकती है ना। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है, इसीलिए यहाँ वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। रास्टर जहां पिक्सल्स पर निर्भर करता है, वहीं वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस यानी गणित के आधार पर। हाँ, गणित के आधार पर काम करते हैं। वेक्टर शेप्स को कितना भी जूम किया जाए, उनके किनारे कभी धुंधले नहीं होते या फटते नहीं हैं। हालांकि फोटोशॉप मुख्य रूप से एक रास्टर सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें वेक्टर्स का इस्तेमाल करने की भी पूरी सुविधा दी गई है। जैसे वो पेन टूल वगैरह होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे आगे चलकर हम पेन टूल और शेप टूल्स पर बात करेंगे, वो वेक्टर्स पर ही आधारित होते हैं। यही वजह है कि ये सॉफ्टवेयर किसी एक दायरे में बंद कर नहीं रह गया है। इसका मतलब ये सिर्फ तस्वीरों को साफ करने या मॉडल्स के चेहरे निखारना तक सीमित नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका प्रभाव हर इंडस्ट्री पर है। बिल्कुल, हर जगह है। एक इमेज का बैकग्राउंड हटाने से लेकर दुकानों के बाहर लगने वाले बड़े बिलबोर्ड्स डिजाइन करना हो, किसी नई कंपनी का लोगो और ब्रांडिंग तय करनी हो, या आजकल की डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत सोशल मीडिया ग्राफिक्स और मीम्स बनाने हो, हर जगह इसका दबदबा है। हाँ, यहाँ तक कि किसी वेबसाइट का लेआउट कैसा दिखेगा या प्रिंट मीडिया में विजिटिंग कार्ड्स और ब्रोचर्स कैसे बनेंगे, ये सब फोटोशॉप के कैनवस पर ही तय होता है। और देखिए, इतने अलग अलग तरीके के काम एक ही जगह पर करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए। अगर फोटोशॉप के इंटरफेस का विश्लेषण किया जाए तो ये किसी कलाकार के एक अत्याधुनिक स्टूडियो जैसा महसूस होता है। इस स्टूडियो का ढांचा बहुत ही लॉजिकल तरीके से बनाया गया है। इस स्टूडियो वाले उदाहरण को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़े आर्ट स्टूडियो में कदम रखा जा रहा है। सबसे ऊपर जो टाइटल बार और मेन्यू बार होते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, इमेज जैसे विकल्प होते हैं, उन्हें उस स्टूडियो की बड़ी अलमारियां माना जा सकता है, जहां सारे बेसिक और एडवांस्ड कंट्रोल्स रखे हैं। सही कहा। फिर आता है टूल्स पैनल। ये किसी भी कलाकार के पेंट ब्रश बॉक्स या मास्टर टूल किट जैसा है, जहां उसके सारे ब्रश, पेंसिल और बदलाव करने वाले यंत्र रखे हैं। और बिल्कुल बीच में जो डॉक्यूमेंट विंडो या कैनवस होता है, वही वो मुख्य ड्राइंग बोर्ड है जहां तस्वीर पर एक्चुअल काम होता है। स्टूडियो की सबसे दिलचस्प चीज इसकी अडेप्टेबिलिटी है। मेन्यू बार के ठीक नीचे एक ऑप्शंस बार होता है। इसकी खासियत यह है कि ये एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है। स्मार्ट असिस्टेंट की तरह कैसे? जैसे जो टूल चुना जाता है, ये बार उसके हिसाब से अपने विकल्प तुरंत बदल लेता है।
अगर ब्रश टूल चुना गया तो ऑप्शंस बार तुरंत ब्रश का आकार, उसकी सख्ती या हार्डनेस और ओपेसिटी दिखाने लगेगा। अच्छा, और अगर टेक्स्ट टूल चुना तो वहाँ फॉन्ट्स और साइज के विकल्प आ जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा राइट साइड में जो पैनल्स होते हैं जैसे लेयर्स, कलर्स, स्वॉचेस, हिस्ट्री और प्रॉपर्टीज, ये काम को व्यवस्थित रखने का एक कंट्रोल सेंटर है। नीचे स्क्रॉल बार्स और स्टेटस बार जैसी चीजें कैनवस को नेविगेट करने में मदद करती हैं। लेकिन असली मैजिक उन टूल्स में छुपा है जो इस टूलकिट का हिस्सा है। पर उन जादुई टूल्स पर आने से पहले एक बुनियादी नियम को समझना होगा। हाँ, वो सिलेक्शन वाला नियम। हाँ, डिजिटल कैनवस पर किसी भी बदलाव का एक असूल होता है, सिलेक्ट टू अफेक्ट, यानी तस्वीर के जिस हिस्से में कोई भी फिल्टर लगाना हो या रंग बदलना हो, पहले उसे चुनना पड़ता है। जिसके लिए सिलेक्शन टूल्स का पूरा एक सेट मौजूद है। जैसे किसी लेयर या चुनी हुई चीज को खिसकाने के लिए मूव टूल होता है। उसके बाद माखी टूल आता है जो चौकोर या गोल आकार में एक तय हिस्से को चुनने का काम करता है। लेकिन अगर किसी इरेगुलर शेप को चुनना हो तो वहां क्या किया जाता है? वहीं पर सिलेक्शन टूल्स का इवोल्यूशन सबसे ज्यादा हैरान करता है। शुरुआत में लैसो टूल हुआ करता था, जिससे फ्री हैंड ड्राइंग करके किसी हिस्से को चुना जाता था। लेकिन इसमें मसला ये था कि अगर माउस चलाते वक्त हाथ थोड़ा भी हिला तो सिलेक्शन खराब हो जाता था। हाँ, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था। उस दिक्कत को दूर करने के लिए पॉलीगोनल लैसो टूल लाया गया, जो सीधी लाइंस बनाकर चुनने में मदद करता है, जैसे किसी बिल्डिंग, मोबाइल स्क्रीन या डिब्बे के किनारों को चुनना। लेकिन तकनीक की असली छलांग थी मैग्नेटिक लैसो टूल का आना, जो चुंबक की तरह चिपट जाता है। सही पकड़ा। ये टूल सॉफ्टवेयर के एज डिटेक्शन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है। ये खुद ब खुद तस्वीर में मौजूद ऑब्जेक्ट के किनारों को पहचानकर एक मैग्नेट की तरह उनसे चिपक जाता है। वाव! उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल आता है, जो सिर्फ एक क्लिक से किसी एक जैसा रंग रखने वाले पूरे हिस्से को चुन लेता है, जैसे किसी तस्वीर में पूरे नीले आसमान को एक पल में चुन लेना। और अब तो एक क्विक सिलेक्शन टूल भी है, जहां बस ब्रश की तरह ड्रैग करने पर सॉफ्टवेयर खुद समझ जाता है कि किस ऑब्जेक्ट को चुना जा रहा है। ये वाकई में घंटों का काम सेकंड्स में निपटाने जैसा है। घंटों का काम सेकंड्स में होने की जब बात आती है तो क्रॉप और स्लाइस टूल्स का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। आमतौर पर किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रॉप का मतलब तस्वीर का अनचाहा हिस्सा काटकर हटाना होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ कुछ एडवांस्ड फंक्शंस भी हैं। हाँ, जैसे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अगर किसी ने एक ऊंची बिल्डिंग की तस्वीर नीचे खड़े होकर खींची है तो वो बिल्डिंग ऊपर की तरफ सिकुड़ती हुई दिखती है, जिसे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये टूल उस टेढ़े पर्सपेक्टिव को कैलकुलेट करके तस्वीर को बिल्कुल सीधा कर देता है, जैसे कि फोटो एकदम सामने से खींची गई हो। और अगर वेब डिजाइन के नजरिए से देखें तो स्लाइस टूल की अहमियत बहुत बड़ी रही है। स्लाइस टूल? हाँ, एक दौर था जब इंटरनेट स्पीड बहुत धीमी होती थी और एक बड़ी तस्वीर को लोड होने में काफी वक्त लगता था। स्लाइस टूल एक बड़ी तस्वीर को छोटे छोटे हिस्सों में या स्लाइसेस में बांटने का काम करता है, ताकि वेबसाइट का कोड उन हिस्सों को एक एक करके जल्दी लोड कर सकें। ये तकनीक आज भी बड़े वेब लेआउट्स को ऑप्टिमाइज करने में काम आती है। यहाँ ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब फोकस तस्वीर को निखारने वाले रीटचिंग और पेंटिंग टूल्स पर जाता है। ये टूल्स तस्वीर की सच्चाई को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत देते हैं। हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हाँ, ये टूल्स वाकई कमाल हैं। एक आम ब्रश तो सिर्फ रंग पोतता है, लेकिन ये टूल्स टेक्सचर और लाइटिंग को भी समझते हैं। इसके बारे में आपका क्या मानना है? रीटचिंग की दुनिया का ये सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट था। क्लोन स्टैम्प टूल का काम है किसी एक जगह के पिक्सल्स को हूबहू कॉपी करके दूसरी जगह छाप देना। मान लीजिए किसी मैदान की तस्वीर में एक अकेला पेड़ है और उसको क्लोन करके वहां पूरा जंगल बनाया जा सकता है, बिना किसी को पता चले। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हीलिंग ब्रश टूल उससे भी एक कदम आगे है। ये सिर्फ पिक्सल्स को कॉपी नहीं करता, बल्कि आसपास के हिस्से की लाइटिंग, टेक्सचर और शेडिंग को पढ़कर उस नए हिस्से के साथ ब्लेंड कर देता है। तो अगर चेहरे पर कोई दाग हटाना हो तो ये टूल वहां आसपास की साफ स्किन को इस तरह से मर्ज करता है कि तस्वीर में वो जगह बिल्कुल नेचुरल लगती है। साथ ही पैच टूल भी होता है, जो बड़े खराब हिस्सों को किसी दूसरे साफ हिस्से से रिप्लेस करके सीमलेसली ठीक कर देता है। इन डिजिटल टूल्स के साथ साथ कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनके नाम पुराने डार्क रूम फोटोग्राफी के दौर से लिए गए हैं, जैसे डॉज, बर्न और स्पॉन्ज टूल्स। इनकी टर्मिनोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल, ये फोटोग्राफी के इतिहास को जिंदा रखने जैसा है। पुराने जमाने में जब फोटोग्राफर फिल्म को डार्क रूम में डेवलप करते थे तो वो तस्वीर के किसी खास हिस्से पर ज्यादा लाइट पड़ने से रोकते थे, ताकि वो हिस्सा थोड़ा रोशन रहे। इसे डॉजिंग कहा जाता था। अच्छा। फोटोशॉप का डॉज टूल बिल्कुल यही काम डिजिटल रूप में करता है।
पिक्सेल्स को लाइट करता है। इसके उलट बर्निंग में किसी हिस्से पर ज्यादा लाइट डाली जाती थी ताकि वो हिस्सा डार्क हो जाए, जो काम आज बर्न टूल करता है। और स्पंज टूल? स्पंज टूल किसी जगह के रंग की शुद्धता या कलर सैचुरेशन को बढ़ाता या कम करता है। और अगर विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो ब्लर टूल से धुंधलापन लाया जा सकता है, शार्पन टूल से क्लैरिटी बढ़ाई जा सकती है, और स्मज टूल से पिक्सेल्स को ऐसे फैलाया जा सकता है जैसे किसी गीली पेंटिंग पर उंगली फेर दी गई हो। रीटचिंग और फोटो एडिटिंग से थोड़ा अलग हटकर अब उन डिजाइनर्स की बात करते हैं जिन्हें कुछ नया ड्रॉ करना होता है या टेक्स्ट लिखना होता है। पुराने रास्टर और वेक्टर की जो हमने शुरू में चर्चा की थी, वो यहाँ ड्राइंग, टेक्स्ट और शेप टूल्स में दिखाई देती है। सही कहा। इस रास्टर सॉफ्टवेयर में एक बेहद शक्तिशाली पेन टूल मौजूद है। ये वेक्टर पाथ्स बनाने के काम आता है, यानी बिल्कुल प्रिसाइज और क्लियर लाइंस या कर्व्स ड्रॉ करना, जो कभी ब्लर नहीं होते। पेन टूल सच में डिजिटल डिजाइनिंग का एक मास्टर टूल है। ये मैथमेटिक्स पर आधारित बेजियर कर्व्स बनाता है, जिसकी मदद से कॉम्प्लेक्स शेप्स को बेजोड़ प्रिसीजन के साथ बनाया या सिलेक्ट किया जा सकता है। और टेक्स्ट के लिए इसके साथ ही टाइप टूल होता है, जो डिजाइन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेक्स्ट जोड़ने का विकल्प देता है। टाइपोग्राफी किसी भी डिजाइन का अहम हिस्सा होती है, और ये टूल उन लेटर्स को एक वेक्टर शेप की तरह ट्रीट करता है ताकि क्वालिटी बनी रहे। फिर शेप टूल्स आते हैं, जिसमें वो बेसिक शेप्स आते हैं। हाँ, जैसे रेक्टेंगल, गोल किनारों वाले राउंडेड रेक्टेंगल, गोल आकार के लिए एलिप्स, पॉलीगॉन जिसमें ट्राइंगल्स या हेक्सागॉन्स बनाए जा सकते हैं, और लाइन टूल शामिल हैं। और एक कस्टम शेप टूल भी है, जिसमें पहले से बने हुए वेक्टर्स जैसे एरोज या सिंबल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें एक क्लिक में डिजाइन में उतारा जा सकता है। इन सभी बेहतरीन टूल्स को सही तरीके से कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है। यही काम मेन्यूज करते हैं, जो उस कलाकार के स्टूडियो का कंट्रोल रूम है। फाइल, एडिट और इमेज मेन्यू की बात करें तो वो बेसिक फंक्शंस देते हैं। जैसे फाइल से डॉक्यूमेंट सेव या एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ, इमेज मेन्यू से तस्वीर के कलर मोड्स जैसे RGB जो स्क्रीन्स के लिए होता है, या CMYK जो प्रिंटिंग के लिए होता है, वो सेट किए जाते हैं, और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ठीक किया जाता है। लेकिन एडिट मेन्यू का अंडू ऑप्शन डिजाइन की दुनिया में एक क्रांति था। एक गलती को वापस लेने की आजादी ने डिजाइनर्स को नई चीजें ट्राई करने का हौसला दिया। पर इन सब में लेयर मेन्यू फोटोशॉप की सबसे बड़ी पहचान है। इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर कैसे समझा जा सकता है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो लेयर्स का आविष्कार नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग की शुरुआत था। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि ओरिजिनल तस्वीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें बदलाव करना। इसको थोड़ा और आसान करके बताएंगे। इसे समझने के लिए एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्लास्टिक शीट्स के सिस्टम की कल्पना की जा सकती है। एक टेबल पर सबसे नीचे एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी है, जिस पर आसमान पेंटेड है। उसके ऊपर रखी दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट पर एक पहाड़ बनाया गया है, और तीसरी शीट पर एक उड़ता हुआ पक्षी। ऊपर से देखने पर ये एक पूरी मुकम्मल तस्वीर लगती है। बिल्कुल, लेकिन अगर पक्षी को थोड़ा दाएं खिसकाना हो तो पूरी तस्वीर मिटाने की जरूरत नहीं होती, बस उस तीसरी शीट को खिसका दिया जाता है। फोटोशॉप में लेयर्स ठीक इसी तरह काम करती हैं। लेयर्स मेन्यू से नई लेयर्स बनाई जा सकती हैं, उन्हें मर्ज किया जा सकता है। और मास्क्स का भी तो बड़ा रोल है। हाँ, मास्क्स अप्लाई किए जा सकते हैं जिससे किसी लेयर का कुछ हिस्सा छुपाया जा सके। इस तकनीक ने हर एक एलिमेंट को अलग अलग कंट्रोल करने की आज़ादी दी। ये कॉन्सेप्ट सच में पूरे वर्कफ्लो को आसान बना देता है। मेन्यूज की इस लिस्ट में और भी मुख्य नाम हैं, जैसे सेलेक्ट मेन्यू जो सिलेक्शंस को इन्वर्स या रिफाइन करने के काम आता है। फिर आता है फिल्टर मेन्यू जो स्पेशल इफेक्ट्स का पिटारा है। फिल्टर मेन्यू तो सबका फेवरेट होता है। हाँ, इसमें ब्लर, नॉइज और डिस्टॉर्ट जैसे ऑप्शंस होते हैं। और सबसे आकर्षक फिल्टर है लिक्विफाई। ये पिक्सेल्स को पिघलाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार बदलने, यहाँ तक कि चेहरे के एक्सप्रेशंस तक को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है। और व्यू मेन्यू से स्क्रीन पर ग्रिड्स और रूलर्स लाए जा सकते हैं ताकि मेजरमेंट सटीक रहें। विंडो मेन्यू उन सारे पैनल्स को दिखाने या छुपाने का काम करता है। और हेल्प मेन्यू ट्यूटोरियल्स के लिए होता है। इन सारे टूल्स और मेन्यूज के आधार पर जब एक डिजाइन पूरा हो जाता है तो सबसे अहम पड़ाव आता है आखिरी नतीजा। इस नतीजे को दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए फाइल फॉर्मेट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फॉर्मेट का अपना एक अलग मकसद होता है। फोटोशॉप में सेव की गई फाइल डिफॉल्ट रूप से PSD फॉर्मेट में होती है। ये एक मास्टर फाइल होती है जिसमें सारी लेयर्स, मास्क्स और बदलाव सुरक्षित रहते हैं।
ठीक। ताकि महीनों बाद भी उस तस्वीर को वापस वहीं से एडिट किया जा सके। पर एक भारी PSD फाइल आम इस्तेमाल के लिए तो नहीं होती। अगर इंटरनेट पर एक हल्की फाइल शेयर करनी हो तो JPG फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट है, यानी फाइल का साइज छोटा करने के लिए ये कुछ अनचाहे डेटा को हटा देता है, जिससे क्वालिटी थोड़ी कम होती है पर वेब के लिए बेहतरीन रहती है। लेकिन अगर किसी को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, जैसे किसी वेबसाइट के लोगो के पीछे कोई सफेद डब्बा ना दिखे, तब PNG फॉर्मेट काम आता है। क्योंकि PNG फाइल ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखती है। हाँ, वो अल्फा चैनल्स को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही छोटे एनिमेशंस या मीम्स के लिए GIF फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, जो लिमिटेड कलर्स के साथ मोशन को सपोर्ट करता है। और प्रिंटिंग के लिए अगर किसी ब्रोशर या डिजाइन को बिना फॉर्मेट बिगाड़े क्लाइंट को भेजना हो या हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए भेजना हो, तो PDF फॉर्मेट सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये रास्टर और वेक्टर दोनों डेटा को होल्ड कर सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष को समझा जाए तो ये तय है कि फोटोशॉप सिर्फ कुछ बटन्स दबाने या फिल्टर्स अप्लाई करने का एक साधारण टूल नहीं है। ये असल में किसी की भी कल्पना और इन सटीक टूल्स को एक साथ जोड़ने का एक व्यापक सिस्टम है। सही बात है। इस सॉफ्टवेयर ने विजुअल कम्युनिकेशन की भाषा ही बदल दी है। एक जगह जहां किसी पुरानी फटी हुई ऐतिहासिक तस्वीर को नया जीवन दिया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई काल्पनिक दुनिया का निर्माण भी किया जा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल एज में जहां हर चीज स्क्रीन्स पर मूल्यांकन की जा रही है, वहां ऐसे विजुअल टूल्स की जानकारी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, बल्कि किसी भी आम यूजर के लिए डिजिटल लिटरेसी का हिस्सा बन चुकी है। असली कीमत सिर्फ इन मेन्यूज और टूल्स के नाम याद रखने में नहीं है, बल्कि इनके पीछे के लॉजिक और इनकी पॉसिबिलिटीज को अप्लाई करने में है। बिल्कुल। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, एक ऐसी बात जो इस पूरी गहरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। जब इन बेहतरीन टूल्स जैसे क्लोन स्टैम्प, हीलिंग ब्रश और लिक्विफाई की मदद से किसी भी तस्वीर के एक एक पिक्सल को इतनी बारीकी और परफेक्शन के साथ बदला, मिटाया या नए सिरे से बनाया जा सकता है, तो क्या आने वाले वक्त में किसी भी डिजिटल तस्वीर पर बिना सोचे समझे भरोसा किया जा सकेगा? ये तो सोचने वाली बात है। ये तकनीक आखिर सच और कल्पना के बीच की लकीर को कितना धुंधला कर देगी? वाकई ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल है। एक तरफ इस तकनीक ने क्रिएटिविटी की आज़ादी दी है, तो दूसरी तरफ देखे गए सच के रूप को हमेशा के लिए बदल दिया है। इन डिजिटल पिक्सेल्स के पीछे की सच्चाई को समझने और इस पर विचार करने का सिलसिला शायद अभी लंबा चलेगा। आज की इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विषय के तकनीकी और रचनात्मक पहलुओं को समझने में एक नया नजरिया मिला होगा। मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक सीखने और नए विचारों को टटोलने का ये सफर ऐसे ही जारी रहे।